गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। क्योंकि भारतेंदु युग है हमारा कंप्लीट हो गया है, उससे आगे का जो काल आता है वो द्विवेदी काल आता है। द्विवेदी काल है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। क्योंकि इस काल में जो खड़ी बोली का प्रयोग है उसमें बहुत अधिक सुधार हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को क्या है जागरण सुधार काल नाम दिया था। और इस काल में आते आते जो गद्य और पद्य में जो रचनाएं लिखी जाने लगी थी, इन दोनों गद्य और पद्य में रचनाओं में क्या है खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण इस युग में खड़ी बोली में अत्यधिक सुधार हुआ था। क्योंकि भारतेंदु युग में जो रचनाएं गद्य और पद्य में लिखी जाती थी, तो भारतेंदु युग में जो पद्य में रचना लिखी जाती थी उसमें तो क्या है ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, और जो गद्य में लिखी जाती थी उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। और इस काल में आते आते दोनों प्रकार की जो रचनाएं हैं उनमें क्या है खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस काल का समय यानी ये 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी, ये इनका क्या है काल है। तो अब लिखो, इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। अब आगे लिखो, इस काल में गद्य व पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। द्विवेदी युग में जो रचनाएं थी गद्य और पद्य, उन दोनों रचनाओं में क्या है खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। इस काल में आकर हिंदी भाषा में खड़ी बोली में अत्यधिक सुधार होने लगा, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को क्या है जागरण सुधार काल नाम दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग का जागरण सुधार काल नाम दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की नई धारा कहकर पुकारा। अब आगे लिखो, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने
चंद्रगुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहकर पुकारा, कहकर पुकारा। आगे नोट लगा कर लिखो। इस युग में हिंदी भाषा के विकास में हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। दो संस्थाओं की स्थापना की गई। यानी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय पूछा जाता है तो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और द्विवेदी युग का नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इस काल में जो गद्य व पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। और इस काल में आकर क्या है, हिंदी भाषा में खड़ी बोली में अत्यधिक सुधार हुआ, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को क्या नाम दिया था, जागरण सुधार काल नाम दिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम है वो किसने दिया था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल का नाम है वो हिंदी काव्य की नई धारा कहकर पुकारा है। हिंदी काव्य की नई धारा कहकर द्विवेदी युग को किसने पुकारा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने इसे द्वितीय उत्थान भी कहा है। द्वितीय उत्थान यानी 1893 से 1918। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार द्विवेदी युग को उन्होंने क्या कहा है, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य, ये किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इस युग में हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दो संस्थाओं की भी स्थापना की गई थी। एक तो नागरी प्रचारणी सभा काशी और दूसरी है सरस्वती पत्रिका। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दो संस्थाएं नागरी प्रचारणी सभा काशी और दूसरी है सरस्वती पत्रिका। ये 1900 ईस्वी और ये 1893। अब लिखो नागरी प्रचारणी सभा काशी। यानी इस संस्था की स्थापना का इस संस्था की
इस संस्था की स्थापना का सर्वप्रथम विचार क्वींस कॉलेज वाराणसी में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले निम्नलिखित तीन छात्रों के मन में उत्पन्न हुआ। इन तीनों के द्वारा, यहाँ नोट लगा कर लिखो, इन तीनों छात्रों के द्वारा इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को की गई। तीन छात्र कौन कौन थे? राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। ये तीन छात्र द्विवेदी युग में दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी। एक थी नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये 1893 ईस्वी में है। दूसरी है सरस्वती पत्रिका, इसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा काशी यानी इस संस्था की स्थापना का सर्वप्रथम विचार है वो क्वींस कॉलेज वाराणसी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले निम्नलिखित तीन छात्राओं के मन में उत्पन्न हुआ था। यानी इन तीनों छात्राओं के द्वारा इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 16 जुलाई 1893 में। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी। ये तीन छात्र कौन कौन से हैं? राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। इसकी ट्रिक है राम श्याम शिव, यानी राम श्याम शिव। इन तीनों छात्रों को आपको क्या है ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से छात्र थे, तो क्या है? राम नारायण मिश्र है, श्याम सुंदर दास है, शिव कुमार सिंह है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, इस संस्था के द्वारा हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण हिंदी भाषा के विकास कार्य में आई गई। हिंदी भाषा के विकास कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस संस्था के
इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास को बनाया गया। यानी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास। श्याम सुंदर दास 1900 से लेकर 1908 तक अध्यक्ष रहे थे। श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी 1908 से 1916 ईस्वी तक ये अध्यक्ष रहे थे। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो राधा कृष्ण दास, और प्रश्न पूछा जाता है कि श्याम सुंदर दास है वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष कब थे? तो 1900 से लेकर 1908। फिर श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है वो 1908 से लेकर 1916 तक। अब नोट लगाकर लिखो, निजी भवन बनने से पहले नागरिक प्रचारणी सभा काशी की आरंभिक बैठक शपथ सागर मोहल्ले गुड़साल में हुआ करती थी। हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों का कार्य 1920 से 1921 ईस्वी। अब लिखो, नागरिक प्रचारणी त्रैमासिक नागरिक प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कार्य 1896। यानी इस संस्था के द्वारा हिंदी भाषा के विकास में भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी भाषा के विकास के कार्य में इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो राधा कृष्ण दास है। ये प्रश्न बार बार पूछा भी जा चुका है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कृष्ण दास। श्याम सुंदर दास ये 1900 से लेकर 1908 तक अध्यक्ष रहे हैं। श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है वो 1908 से लेकर 1916 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। यानी ये संस्था बनने से पहले जो इनकी आरंभिक बैठक थी वो निजी भवन बनने से पहले आरंभिक बैठक कहाँ होती थी? इनकी नागरिक प्रचारणी इनकी शपथ सागर मोहल्ले गुड़साल में हुआ करती थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस संस्था से हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिए थे वो है हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों का कार्य 1920 से 1921। ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ही किए गए हैं। नागरिक प्रचारणी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली थी। ये कब निकाली गई थी? ये 1896 ईस्वी में निकाली गई थी। और इस पत्रिका के संपादन में निम्नलिखित 3 विद्वान हैं। वो विद्वान मैं आपको बताऊंगी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कौन कौन से विद्वान हैं?
अब लिखो इसका संपादन एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित 3 विद्वान थे। विद्वान बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, और जगन्नाथ रत्नाकर। अब लिखो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में। देखो इस सम्मेलन से पहले इस सम्मेलन से पहले नागरिक प्रचारणी सभा काशी में हिंदी साहित्य के समृद्धि कार्यों को तो अपने हाथों में रखा और हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य इस सम्मेलन को सौंप दिया। यानी जो नागरिक प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, इस पत्रिका में क्या है 3 विद्वान थे, बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ रत्नाकर। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिक प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका थी, उनमें कौन कौन से विद्वान थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, जगन्नाथ रत्नाकर, ये 3 विद्वान शामिल थे। त्रैमासिक पत्रिका इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो 1896 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्राग की स्थापना ये हुई थी 1910 ईस्वी में। कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना है वो 1910 ईस्वी में हुई थी। इस सम्मेलन से पहले नागरिक प्रचारणी सभा काशी में हिंदी साहित्य के जो समृद्धि कार्य होते थे, उन कार्यों को तो उन्होंने क्या है अपने हाथों में रखा था, और हिंदी के प्रचार प्रसार का जो कार्य था वो इस सम्मेलन को क्या है सौंप दिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्राग की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। और इस स्थापना से पहले नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी में समृद्धि के कार्य थे वो तो अपने हाथों में रखे थे, और हिंदी के प्रचार प्रसार का जो कार्य था वो इस संस्था को क्या है सौंप दिया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब लिखो आर्य भाषा आर्य भाषा पुस्तकालय वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। नोट लगा कर लिखो, यह पुस्तकालय भारत में हिंदी भाषा का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अब लिखो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ लेखन का कार्य यानी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ लेखन का कार्य। देखो इस लेखन को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। परंतु 16 खंडों का ही प्रकाशन हुआ। अब लिखो हिंदी शब्द सागर ग्रंथ लेखन कार्य का प्रकाशन कितने खंडों में हुआ था? 10 खंडों में। हिंदी विश्वकोश ग्रंथ का कार्य देखो इसका कार्य केंद्र सरकार के द्वारा 12 खंडों में प्रकाशन करवाया गया। विश्वकोश ग्रंथ का प्रकाशन आर्य भाषा पुस्तकालय वाराणसी की स्थापना पूछी जाती है तो 1896 में। इंपॉर्टेंट है। और यह पुस्तकालय क्या है? भारत में हिंदी भाषा का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो आर्य भाषा पुस्तकालय। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ लेखन का कार्य यानी हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास ग्रंथ लेखन है उस लेखन को 18 खंडों में क्या है प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। कितने खंडों में?
18 खंडों में, और इनका प्रकाशन कितने खंडों में किया गया था? तो इसके 16 खंडों का ही प्रकाशन हो पाया था। यानी योजना तो 18 खंडों की बनाई गई थी, परंतु 16 खंडों का ही प्रकाशन हुआ है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास लेखन का प्रकाशन है वो कितने खंडों में हुआ है? तो 16 खंडों में हुआ है। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ लेखन कार्य का प्रकाशन ये हुआ था 10 खंडों में। यानी हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का प्रकाशन कितने खंडों में हुआ है? 10 खंडों में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने खंडों में हुआ है? 10 खंडों में हुआ है। फिर आता है हिंदी विश्वकोश ग्रंथ का प्रकाशन। ये हिंदी विश्वकोश ग्रंथ का प्रकाशन है, इसका कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा कितने खंडों में करवाया गया था? 12 खंडों में करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।